हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू एलएलबी वाला। तो गाइस, एलएलबी वाला आपके लिए एक नया इनिशिएटिव लेके आया है जहां पे हम लोग डेली बेसिस पे लीगल न्यूज को डिस्कस करेंगे। डेली बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं या हमारी वेरियस हाई कोर्ट्स जो हैं उसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो हम लोग डेली बेसिस पे उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, चाहे आप अपने जनरल नॉलेज के लिए देख रहे हो या फिर कोई आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप एक लीगल प्रोफेशनल हो, वकील हो, तो भी आपके लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इसको एक एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो ना समझिएगा, बल्कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि डेली बेसिस पे जो लीगल अपडेट्स आ रहे हैं उसको मैं एक समरी में आपको बताने वाला हूं। तो डेफिनेटली गाइस, ये सेशंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और मेरी रोज यही कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकूं। तो गाइस, जो पहला अपडेट है वो रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट से रिगार्डिंग अ पिटीशन, जिसमें ये कहा गया था कि ये जो 5 ईयर लॉ कोर्सेज हमारे जो होते हैं उनको हटा देना चाहिए, और बल्कि जो 3 ईयर जो लॉ कोर्सेज होते हैं उसको आप जानते हो, अगर आप ग्रेजुएटेड हो, ग्रेजुएशन कर लियो, तभी आप 3 ईयर लॉ कर सकते हो। तो उसको हटा के आप 12th क्लास के बाद ही उसको आप अलाउ कर दो। तो ये पिटीशन आई थी अश्विनी उपाध्याय द्वारा, जो कि एक बीजेपी लीडर हैं। तो उन्होंने ये पिटीशन की थी। इनका रीजन ये था कि ये जो 5 साल का जो ड्यूरेशन होता है वो आर्बिट्ररी होता है, इरेशनल होता है। आप 5 साल लॉ करवा के बच्चे को बैचलर की डिग्री देते हो, जबकि वही डिफरेंट स्ट्रीम्स में आप देखोगे तो बैचलर की डिग्री 3 साल में मिल जाती है। चाहे आप बीकॉम देख लीजिए, चाहे बीएससी देख लीजिए, चाहे आप बीए देख लीजिए। तो वैसे ही आप लॉ में भी कर दीजिए। और इस बेसिस पे इनका कहना था कि यहाँ पे आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, ये दोनों ही आर्टिकल्स वायलेट हो रहे हैं। प्लस जो आप 5 साल में जितने सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो उसको 3 साल में भी, 6 सेमेस्टर्स में भी उसको बड़े ही आराम से 15-20 सब्जेक्ट्स उनको कवर किया जा सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनका ये भी कहना था कि जो 5 साल के लॉ कोर्सेस होते हैं वो बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन भी डाल देते हैं। और कहीं ना कहीं ये बात इनकी सच भी है। आप अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस देख लोगे तो 15-20 लाख से स्टार्टिंग होती है वहाँ पे 5 साल के कोर्स की। आप डिफरेंट हमारे न्यूज़ देख लो तो वहाँ पे भी आप देखोगे फीस काफी ज्यादा होती है। एनएलएस बैंगलोर, जो कि देश का सबसे नंबर 1 लॉ कॉलेज है, वहाँ पे भी आपको 5 साल की फीस 20 से 25 लाख देखने को मिल जाएगी। तो ये बात तो इनकी सच थी। लेकिन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी वो इस बात से कन्विंस नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई जो 5 साल की आप बात जो कर रहे हो, मेरे हिसाब से तो 5 साल की ड्यूरेशन भी कम है। हमको लॉ फील्ड में मैच्योर लोग चाहिए। और अगर आपके कहने से हम लोग चलने लगे कि 12वीं क्लास के बाद उनको 3 साल का लॉ कोर्स करवा लो, मैच्योर बच्चे नहीं मिलने वाले, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का सोचना है। और यही सब बातें करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को टर्न डाउन कर दिया है। और यही पहला सबसे इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज थी आज की। इसके बाद गाइस, जो दूसरा अपडेट है वो भी सुप्रीम कोर्ट से निकल के आता है। और अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक 14 साल की बच्ची की जो प्रेगनेंसी थी उसको टर्मिनेट करने की मंजूरी दे दी। और 28 वीक से वो बच्ची प्रेग्नेंट थी। और यहाँ पे केस ये था कि बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, उसके साथ रेप हुआ था, जिसके बेसिस पे आईपीसी 376 की धारा में केस रजिस्टर्ड है और सेक्शन 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट में भी केस रजिस्टर किया गया है। और इस हीनस एक्ट की वजह से वो बच्ची प्रेग्नेंट भी हो गई थी, जिसकी वजह से पिटीशन लाई गई थी कि टर्मिनेट कर दिया जाए उसकी प्रेगनेंसी को। हालांकि पहले केस जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट मना कर देती है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने से। फिर अपील किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई अगर आप टर्मिनेट नहीं करते हो इस बच्ची की, 14 साल की बच्ची है, उसकी प्रेगनेंसी को अगर आप टर्मिनेट नहीं करते हो तो फ्यूचर में जाके उसके साथ फिजिकल और मेंटल दिक्कतें हो सकती हैं, जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम लोग अभी उसको टर्मिनेट कर दे, तो लेस हार्म कॉज हो सकता है। तो ये लॉजिक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टर्मिनेशन अलाउ कर दिया है अपनी आर्टिकल 142 के अंडर अपने पावर्स को यूज करते हुए। और जो बच्ची थी उसकी फाइनेंशियल स्टेटस को भी देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया है कि ये जो पूरे भी मेडिकल एक्सपेंस आने वाले वो स्टेट बेयर करेगी। और टर्मिनेशन के बाद अगर बच्ची को कोई आफ्टर केयर की जरूरत पड़ती है तो वो भी उसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो गाइस, ये दूसरा लीगल अपडेट था। इसमें आप ये भी याद रखिएगा कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रिलेटेड हमारे पास एक एक्ट है जिसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 कहा जाता है। हालांकि इसमें ओरिजिनली 20 वीक्स तक टर्मिनेशन करवाया जा सकता था। हालांकि 2021 में इसमें अमेंडमेंट किया गया और ये जो 20 वीक्स की जो लिमिट थी उसको इंक्रीज करके 24 वीक्स कर दिया गया। तो ये चीज आप याद रखिए। अब गाइस, जो तीसरा अपडेट है वो भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है रिगार्डिंग यूनिफॉर्म फी स्ट्रक्चर इन बार काउंसिल। अब देखिए, काफी समय से ये इशू चलता जा रहा है, क्योंकि आप देखोगे तो जो हमारे डिफरेंट बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल्स है, वहां पे अलग अलग स्टेट्स पे आप जाओगे तो अलग अलग वहां पे एनरोलमेंट फीस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली जैसी जगह जाओगे तो आपको वहां पे 15,000 रुपए
तुम्हें देना पड़ेगा अपना एनरोलमेंट करवाने के बाद, जब आप अपनी लॉ की डिग्री लेके आओगे। अगर आप ओडिशा में रहते हो तो वहां पे अराउंड 41,000 आपको एनरोलमेंट फीस पे करनी पड़ती है। तो काफी ज्यादा अनइवन सा फीस स्ट्रक्चर है, जिसके रिगार्डिंग पिटीशन डाली गई थी कि भाई ये जो बार काउंसिल ये जो पैसा ले रही है बहुत ही ज्यादा एक्सॉर्बिटेंट है। और उनका पक्ष ये है कि आप अगर देखोगे कोई भी यंग लॉयर अगर बार काउंसिल में एंटर करना चाहता है तो अगर आप उससे उतना पैसा लोगे तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाए, क्योंकि वो यंग लॉयर है, उसको प्रैक्टिस सीखनी भी है, उसके पास केस भी नहीं है, और उल्टा आप उससे 20, 25, 30, 40 हजार रुपए आप चार्ज कर ले। हालांकि पिटीशनर का ये भी कहना नहीं है कि आप बिल्कुल भी चार्ज ना लीजिए, बल्कि आप एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ये ले सकते हो कि आप उसको पहले एनरोल कर लो, बाद में जब वो कमाने लगेगा तब आप उससे चार्ज कर लेना। तो पिटीशनर ने ये एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन सजेस्ट किया। हालांकि बार काउंसिल ने यहाँ पे अपने को डिफेंड करने की कोशिश की है। बार काउंसिल का कहना है कि हमको एडवोकेट्स के ही वेलफेयर के लिए ये पैसे चाहिए होते हैं, तो उनका खुद का एक वेलफेयर फंड होता है फॉर दीज लॉयर्स एंड एडवोकेट्स, तो उसको रन करने के लिए हमको इतने पैसे लेने पड़ते हैं। और गाइस, अगर आप एडवोकेट्स एक्ट 1961 का सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 क्लॉज F देखोगे तो वहां पे लिखा गया है कि स्टेट बार काउंसिल जो है वो 600 रुपए ले सकते हैं एनरोलमेंट के लिए, और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो 150 रुपए ले सकते हैं। और ये जो फीस है ये 1993 में फिक्स कर दी गई थी। तो बार काउंसिल का यहाँ पे ये कहना है कि समय के साथ बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हुआ है, 600 रुपए की उस समय वैल्यू अलग थी, अभी के समय अलग वैल्यू, तो इसलिए हम लोगों को इन्फ्लेशन को दिमाग में रखते हुए ये फीस बढ़ानी पड़ती, ताकि जो प्रेजेंट टाइम की जो नीड है उसको हम लोग मीट कर सके। यहाँ पे हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने भी अपना एक इनपुट दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपना लॉ करके आया था, तब जो पहला मैटर मैंने देखा था जिसको उन्होंने हैंडल किया था, उसके लिए उनको सिर्फ 60 रुपए मिले थे। हालांकि उस समय बहुत बड़ी बात होती थी, अभी तो उतनी बड़ी बात नहीं रह गई है। तो ये चीज है। तो इस पिटीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। अब फ्यूचर में देखते हैं क्या जजमेंट आता है, क्या यूनिफॉर्म फीस स्ट्रक्चर आता है या नहीं आता है, वो देखने वाली बात है। इसके बाद गाइस जो अपडेट है वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से निकल के आता है। अब देखिए, मैं आपको पहले केस बता देता हूँ। तो ये फैमिली लॉ से रिलेटेड है। यहाँ पे होता क्या है कि हस्बैंड होते हैं, वाइफ होती है, और हस्बैंड अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना चाहते हैं इस बेसिस पे कि जब उन्होंने शादी उनसे की थी तब उनको बताया गया था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में उनकी वाइफ ने मतलब 12वीं पास की हुई है, लेकिन अब रियलिटी में निकल के आ रहा है कि वो सिर्फ 10वीं पास है। और अब हस्बैंड का कहना है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, सेक्शन 415 और 420 ऑफ IPC, और इस बेसिस पे मुझे इनसे अब डिवोर्स चाहिए क्योंकि मेरे साथ एक तरह से चीटिंग हुई। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का कहना यह है कि आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपसे झूठ भी बोली गई है तो यहाँ पे आप उसको सोल ग्राउंड बना के आप डिवोर्स नहीं ले सकते हो अंडर सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो गाइस, ये अपडेट है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का। हालांकि यहाँ पे 25,000 की कॉस्ट लगा के इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दी। अब इसके बाद गाइस जो अपडेट निकल के आ रहा है वो कर्नाटका हाईकोर्ट से निकल के आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, रिसेंटली कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पूरे स्टेट में हुक्के की सेल, स्टोरेज, कंजम्पशन एटसेट्रा को बैन कर दिया था। अब ये जो बैन लगाया गया है इसके खिलाफ पिटीशन लाई गई थी इसको चैलेंज करने के लिए। हालांकि कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। हालांकि ये जो पिटीशनर थे उन्होंने कई सारे आर्गुमेंट करने की कोशिश की, जैसे आर्टिकल 47 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स को रेगुलेट करने की बात करता है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो इसके अंदर हुक्का नहीं कवर्ड होता है। प्लस आप सिगरेट्स को तो अलाउ करते हो स्मोक करने के लिए, वहीं एट द सेम टाइम आप हुक्का को बैन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 14 का भी वायलेशन है, राइट टू इक्वालिटी। और एट द सेम टाइम कर्नाटका स्टेट का कहना है कि भाई ये जो हुक्का होता है ये कॉज ऑफ फायर होता है जिसकी वजह से आग लग सकती है, और जो कि हमारे डायरेक्टली जो फायर कंट्रोल और फायर सेफ्टी लॉज हमारे स्टेट के उनको वो वायलेट करता है, जिसकी वजह से हम लोगों ने बैन लगाया। तो ये पूरा मैटर है और ये जो पिटीशन था उसको कर्नाटका हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद गाइस जो अपडेट निकल के आ रहा है वो केरला हाईकोर्ट से निकल के आ रहा है, विच इज रिगार्डिंग द DNA टेस्ट ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू रेप विक्टिम। अब देखिए, रिसेंटली केरला स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने एक पिटीशन किया था केरला हाईकोर्ट में, जिसमें उसका कहना था कि काफी सारी कोर्ट्स हैं जो कि ये जो बच्चे हैं जिनको एडॉप्शन में दे दिया जाता है, जो कि रेप विक्टिम्स के बच्चे होते हैं, तो काफी सारी कोर्ट्स उनका DNA टेस्ट, ब्लड सैंपल्स कलेक्शन अलाउ कर रही है, जिसकी वजह से ये जो बच्चे इनकी राइट टू प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, और कहीं ना कहीं ये फ्यूचर में जाके उनके इमोशनल मतलब बैलेंस को भी हिला सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो एडॉप्शन रिकॉर्ड्स होते हैं उनको काफी हद तक कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, क्योंकि जो बच्चा है, मान लो फ्यूचर में बड़ा हो जाता है, उसको अगर पता चलता है कि वो एडॉप्टेड बच्चा है तो कहीं ना कहीं उसके लिए इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। तो इसको बचाने के लिए ये जो एडॉप्शन रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मतलब वो प्राइवेट रखा जाता है। तो इस चीज को केरला हाईकोर्ट ने समझा है और अपनी गाइडलाइंस दी है। टोटल में 4 गाइडलाइंस दी है। पहली गाइडलाइन तो ये है कि जो हमारे डिफरेंट कोर्ट्स हैं वो इन एप्लीकेशंस को नहीं एंटरटेन करेंगे जो कि डील
डील करती हैं कि ये जो अडॉप्टेड बच्चे हैं उनके डीएनए करवाने। तो पहली गाइडलाइन ये है। दूसरी गाइडलाइन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डालती है कि ये जो एडॉप्शन हो रहा है, एडॉप्शन का ये जो प्रोसेस है, अगर डीएनए टेस्ट होना है तो एडॉप्शन के प्रोसेस के पहले करवाना है, उसके बाद नहीं करवाना है। तीसरी गाइडलाइन ये है कि जितनी भी रिलेटेड एजेंसीज हैं या फिर अथॉरिटीज हैं जो कि डील करती हैं एडॉप्शन रिकॉर्ड्स के साथ, उनको इसकी प्रिविटी को मेंटेन करके रखना है। चौथी गाइडलाइन ये है कि अगर कोई ऐसा केस निकल के आता है कि ये जो बच्चा है, मान लो उसको अगर एडॉप्शन में नहीं दिया जाता है और इन केस उसके डीएनए टेस्ट की जरूरत पड़ती है, तो कोर्ट प्रिंसिपल ऑफ एमिनेंट नीड एंड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस पे ही ये जो एप्लीकेशन है उसको अलाउ करें। मतलब बहुत ज्यादा नीड होगी तभी करेंगे और प्रोपोर्शनैलिटी के साथ। और कुल मिला के गाइस, ये जो केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो 2017 का जजमेंट था, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट माना गया था, उसको इस जजमेंट में इंपॉर्टेंस दिया गया। तो गाइस ये अपडेट था। अब इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहा है वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से निकल के आ रहा है और ये डील करता है विद फैमिली लॉ। तो यहाँ पे केस निकल के आता है कि हस्बैंड होते हैं, वाइफ होती हैं, और हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने से डिनाई कर रहे होते हैं। उनका कहना है कि ये जो इनकी वाइफ है ये बहुत ही ज्यादा मॉडर्न लाइफ को जीती हैं, जिसकी वजह से ये उनको अब मेंटेनेंस नहीं देना चाहते। हालांकि दोनों का एक बच्चा भी 1 साल का, और जो हस्बैंड है वो पेशे से लॉयर है। उनका कहना है कि जो बच्चा है मैं उसको तो मेंटेनेंस दे दूंगा, मैं वाइफ को नहीं दूंगा। कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि ये कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है कि आप इस बेसिस पे उनको मेंटेनेंस डिनाई कर रहे हो। हालांकि यहाँ पे अगर ये केस होता कि जो वाइफ है वो आपसे दूर रह रही है विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज, तो यहाँ पे आप मेंटेनेंस डिनाई कर सकते। तो यहाँ पे कोर्ट ने इनकी बात को डिनाई कर दिया है और ऑर्डर किया है कि ये जो वाइफ है उनको आप 5,000 महीना मेंटेनेंस दोगे और जो बच्चा है उसको 3,000 रुपए महीना मेंटेनेंस दो। तो गाइस ये अपडेट था। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट अपडेट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि निकल के आ रहा है कोलकाता हाई कोर्ट से। तो गाइस आपको डेफिनेटली कैश फॉर जॉब्स स्कैम के बारे में पता होगा, जो कि टीचर रिक्रूटमेंट में हुआ था वेस्ट बंगाल में। अगर नहीं मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक फुल लेंथ वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो इसमें अपडेट ये है कि जो 24,000 जो इलीगल भर्तियां की गई उसको हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। और हाईकोर्ट का कहना है कि भाई ये जो 2016 में ये जो रिक्रूटमेंट किया गया था इलीगली, गाइस ये इतना इलीगली था कि मतलब जो एग्जाम में आंसर शीट थी, जो हमारी शीट थी, उसको खाली वहां पे जमा कर दिया गया था और कैश देके वहां पे उनको जॉब मिल गई। तो 2016-17 से लेके जितने भी साल तक यहाँ पे अभी नौकरी किए हुए हैं, उन्होंने हर महीने जितनी भी सैलरी ली है वो टोटल के टोटल सैलरी जितनी हुई है वो सब कुछ सरकार को रिटर्न करना होगा। जी हाँ, मतलब 7-8 साल में जितनी भी सैलरीज उन्होंने मतलब लिया है सरकार से, वो उनको पूरा का पूरा सरकार को लौटाना पड़ेगा। उनकी नौकरी भी हाथ से जाएगी, जा ही चुकी है। और ये जो जितनी भी ये जॉब जा रही है, इससे जितनी वैकेंसी आएगी उस पे फिर से फ्रेश रिक्रूटमेंट किया जाएगा, बिल्कुल ही फ्री एंड फेयर मैनर। और गाइस यही पूरे मेन इंपॉर्टेंट अपडेट थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपका कोई सुझाव हो या फिर अगर आपको कुछ कहना हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए एलएलबी वाला को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, जय हिंद।